जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का एक और मॉक टेस्ट। वो है आपका 50 क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें जीके के। आपके सभी एग्जाम में बहुत किफ़ायती होंगे ये जो क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट संख्या 18 है ये। इससे पहले मैंने 17 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, आप उनको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्या कहा गया? लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, मतलब है कि लाल मिट्टी एसिडिक होती है या बेसिक होती है या न्यूट्रल होती है, हमें बताना है। दोस्तों लाल मिट्टी की जो प्रकृति है वो होती है अम्लीय प्रकृति। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी अम्लीय प्रकृति। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो आप याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है और आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से बनती है लाल मिट्टी। याद रखने का के अपक्षय से बनती है लाल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, भारत में लगभग 10.5% भाग पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और मिट्टी अम्लीय होने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो बढ़ चुकी है। सही जवाब होगा लाल मिट्टी अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मिलेगा आपको करनाल में, हरियाणा में मिलेगा मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र करनाल। ये भी आप याद रखिएगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में जो मिट्टी मिलती है वो है 8 प्रकार की मिट्टी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो हमें जो डंकन पास है उसके बारे में बताना है। दोस्तों डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच है डंकन पास। आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसमें आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार का मैप और यहाँ हम देखें नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान से आप नीचे आएंगे तो ये हम साउथ में जा रहे हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, अंडमान में कौन सा हाईवे गुजर रहा है? तो नेशनल हाईवे 4 ये अंडमान से गुजर रहा है। अब आए यहाँ पे ये मिडिल अंडमान हो गया आपका, उसके बाद में ये आपका साउथ अंडमान हो गया। साउथ अंडमान में देखो द्वीप है आपका स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और पोर्ट ब्लेयर। देखो ये साउथ अंडमान का ही भाग है, ये वाला पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद में हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर ये आ गई आपके, ये इसकी राजधानी है। राइटलैंड आइलैंड ये आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका शहीद द्वीप या नील द्वीप इसी का नाम था, ये दक्षिण अंडमान का ही भाग है। अब नीचे चलते हैं आप और नीचे, तो ये है आपका डंकन पास। ये वाला जो आप लिखा हुआ दिख रहे होंगे ये है आपका डंकन पास। ठीक है दोस्तों, अब देखें डंकन पास को, ये किस किस के बीच में स्थित है? ये आपका साउथ अंडमान हो गया ये वाला भाग, और ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है आपका। उसके बाद में ये है आपका लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है डंकन पास। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा डंकन पास कहाँ आता है? तो वो होगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। इसके नीचे और चलते हैं थोड़ा नीचे, तो आपको मिलेगा 10 डिग्री चैनल। देखो डंकन पास ये है आपका और लिटिल अंडमान ये है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार सबसे नीचे जाके देखो, आप दिख रहा होगा आपको, ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। इनके बीच में मिलेगा आपको 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। और थोड़ा नीचे चाहते हैं हम, तो थोड़ा साउथ में और जाने पर आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है। तो ग्रेट निकोबार में आप देखें यहाँ पे आपका नन कोबरी है, उसके बाद में आपका लिटिल निकोबार है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये है आपका एक चैनल, ये है आपका, इसका नाम क्या है? सोम्ब्रू चैनल याद रखना। और जो ग्रेट निकोबार है इसमें भारत का दक्षिणतम बिंदु मिलेगा आपको। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु, वो आपको मिलेगा। देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये इंदिरा पॉइंट है आपका। तो ये है आपका अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? 572 द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा?
क्वेश्चन संख्या 2 का सही जवाब होगा दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन पास। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की पहली नदी घाटी जो परियोजना थी वो कौन सी थी? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, याद रखिएगा। और ये 1948 में इसकी उद्घाटन करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दामोदर घाटी जो प्रोजेक्ट है 1948, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये अमेरिका की टेनेंसी वैली पर आधारित है। जैसे अमेरिका में टेनेंसी वैली है वैसे ही आपकी भारत में दामोदर घाटी है, याद रखिएगा आप इसके बारे में। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो बांध है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध है, याद रखना। मेधा पाटेकर ये नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हैं, याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों बड़ा फेमस है केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है? भरतपुर। ठीक है दोस्तों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में आपको मिलेगा, हरियाणा। उसके बाद में भगवान महावीर नेशनल पार्क तो ये मिलेगा आपको गोवा में, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा। अच्छा कमेंट में बताना कि रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पर है भारत में? रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पर है भारत में? अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका पक्षी, याद रखिएगा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और पक्षियों के शरीर पर जो पंख हैं इनका मुख्य काम होता है उनके शरीर का जो ताप है उसको बनाए रखना। दूसरी बात, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं और ये वायवीय होती हैं, इनमें हवा भर जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा आपको पता है कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्डमैन किसे कहा गया? तो भारत का बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है और सलीम अली का जन्मदिन 12 नवंबर को होता है और इसे हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस भारत में कब होता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, सलीम अली का जन्मदिन। एक और चीज़ आपको बता दूं कि सलीम अली की एक आत्मकथा भी है और इसका नाम है द फॉल ऑफ स्पैरो। द फॉल ऑफ स्पैरो ये सलीम अली की आत्मकथा का नाम है। ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर कब बना था? 1963 में, याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों त्रिशूल पर्वत शिखर है भारत के उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिशूल है, नागटिब्बा है, ये सारे उत्तराखंड में मिलेंगे। दोस्तों उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। 9 नवंबर सन 2000 भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड। राजधानी है इसकी देहरादून। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा सिक्किम में याद रखना माउंट कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और हिमाचल में याद रखना शिमला राजधानी है और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है और शिमला जो हिमाचल है उसकी राजधानी धर्मशाला भी है, ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल में पहली बार जो वोट पड़े थे भारत में तो उसमें सबसे पहला मतदाता भारत का कौन था? श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ये भारत के पहले मतदाता थे और ये हिमाचल से संबंधित है, याद रखना इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो माही सुगंधा जो प्रजाति है वो है आपकी धान की। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। दोस्तों धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से गैस निकलती है मीथेन। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है, याद रखना इसके इंपॉर्टेंट है। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सैटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवा। ठीक है दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताना है कि भारत के किस राज्य में कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है जो धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है भारत में? कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये कहाँ बनता है? भारत में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार का नियम किसने दिया था? दोस्तों बाजार का नियम जो दिया गया वो दिया था जेबी से ने। जेबी से ने बाजार का नियम दिया था। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया है। एडम स्मिथ इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है?
तो एडम स्मिथ की किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाजार का नियम किसने दिया, जेबी से ने दिया है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, और दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 1961 तक चली। इसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पीसी महालनोबिस का जन्मदिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में 29 जून को हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है पहली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना में जो मसौदा तैयार किया था वो के.एन. राज ने इसका मसौदा तैयार किया था। के.एन. राज एक युवा शास्त्री थे, के.एन. राज, और ये जो परियोजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल था इसका, लेकिन इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो के.एन. राज ने किया था। ठीक है दोस्तों, और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के से संबंधित है, कृषि की इसमें वरीयता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अगली पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना ये गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 1964 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता के साथ, जो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश में वैट लागू हुआ था, मूल्य वर्धित कर लागू किया गया। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला देश था फ्रांस, जिसने वैट को शुरू किया था। अच्छा हम भारत की बात करें, भारत में वैल्यू एडिड टैक्स कब शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैल्यू एडिड टैक्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2005 को। अच्छा इससे पहले भारत में क्या होता था कि 1986 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया था मोड वैट, MODBAT। मोड वैट को ही 2005 से किस नाम से जाना गया, वैट। तो भारत में जो वैट है वो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2005, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2005। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला देश जिसने पंचवर्षीय योजना बनाई थी वो रूस था, और GST लागू करने वाला पहला देश है आपका, वो है आपका फ्रांस। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ पर कश्मीरी मिरग पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में कश्मीरी मिरग के लिए जो वन्यजीव विहार है, जो सेंचुरी है, वो है आपकी दाचीगाम। दाचीग्राम सेंचुरी ये कश्मीरी मिरग के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी मिरग जिसे आप हंगुल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, तो दाचीग्राम में मिलता है। और भारत में प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत कब हुई थी, भारत में प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत हुई थी वर्ष 1970 में, वर्ष 1970। दाचीग्राम कहाँ पर है, तो दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा इसके बारे में। अगला है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है और ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास गुजरात में मिलेगा। 1965 में गिर नेशनल पार्क की स्थापना की गई। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो हेमिस नेशनल पार्क है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है, और ये लेह में है, लद्दाख की राजधानी लेह में हेमिस नेशनल पार्क, और ये हिम तेंदुओं का घर माना जाता है, हिम तेंदुओं का घर है आपका हेमिस नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति और प्राणी का परीक्षण, उपयुक्त सभी। जीव मंडल आप याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व जो बनते हैं उनका उद्देश्य होता है। दोस्तों भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्या था, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना, इसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये 1986 में बना था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके बारे में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द बायोडायवर्सिटी किसने दिया था, तो ये जो बायोडायवर्सिटी शब्द है ये किसने दिया था, दोस्तों सही जवाब होगा वॉल्टर रोजेन, वॉल्टर रोजेन के द्वारा दिया गया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। उसके बाद में जोसेफ फॉरियर, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन, तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन की जो संकल्पना दी वो दी थी आपकी जोसेफ फॉरियर ने, जोसेफ फॉरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अच्छा टेंसले ने क्या कहा था, टेंसले ने कौन सा शब्द दिया था ये आपको बताना है, टेंसले का क्या शब्द है, टेंसले का क्या शब्द है ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है,
तो कौन सा बल आकर्षित होता है? सही जवाब होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी ये चुंबकीय बल, विद्युत बल, पेशीय बल, ये आकर्षित सबसे ज़्यादा होता है आपका उसमें, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंग हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। लेकिन ध्वनि तरंगें, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, ये अनुदैर्ध्य होती हैं। याद रखिएगा ध्वनि तरंगें कैसी हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्र का एनोड किसका बना होता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कार्बन का। दोस्तों कार्बन का जो संकेत है वो सी होता है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कार्बन डेटिंग पूछा जाए कभी आपसे, तो कार्बन डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग, इसके द्वारा हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं ना, जीवाश्म, उसकी आयु ज्ञात करते हैं। फॉसिल्स की आयु ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग में C14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया आपका तांबा। तांबा पहली धातु थी जो मानव के द्वारा खोजी गई, और जो राजस्थान का खेतड़ी है ना, खेतड़ी की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक है दोस्तों, जस्ता लिखा गया है, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का लेपन किया जाता है? तो जस्ता, और इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में खान है जवार की खान। जवार की खान ये भारत में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जवार की खान लेड, जिंक और चांदी के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर में मिलेगी जवार की खान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी क्या है? हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी किसको कहा जाता था? दोस्तों यमचेटी कहा जाता था रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित। बाणभट्ट हर्षचरित का लेखक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यमचेटी क्या है आपका? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। बाणभट्ट ये हर्षचरित का लेखक है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है ये। अगला क्वेश्चन, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? दोस्तों चिदम्बरम का जो चोल मंदिर है वो नैनार, नैनार मतलब शिव के जो उपासक हैं वो हैं आपके नैनार। तो ये आप याद रखें, चिदम्बरम का चोल मंदिर नैनार संप्रदाय से संबंधित है। अलवार विष्णु को मानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, दक्षिण भारत के जो अधिकांश मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनते हैं। द्रविड़ शैली में बनते हैं दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर, और उत्तर भारत के वो नागर शैली में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित निषेध की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो हमें बताना है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात बिलियन की सांद्रता कहलाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बिलियन की सांद्रता कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो कोलाइडी में जो निलंबन कण है इनका आकार कितना होगा? दोस्तों 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? दोस्तों जितने भी अम्ल होंगे वो हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं, क्योंकि अम्लों का सबसे आवश्यक घटक हाइड्रोजन होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। दोस्तों हम बात करें, आपने कभी नाम सुना होगा अम्लराज का, अम्लराज। तो अम्लराज का रासायनिक संगठन क्या है? 3HCl प्लस HNO3, 3HCl प्लस HNO3, इसे ही कहा जाता है अम्लराज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है सल्फर। सल्फर जो है ये अम्ल वर्षा करती है, याद रखना। और सल्फर का सूचक कौन होता है? लाइकेन सल्फर के सूचक होते हैं। लाइकेन जो होते हैं ये सल्फर के सूचक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखें, नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड का था, ये भी सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, बिल्कुल सही है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? सभी सही सुमेलित है, ये गलत है आपका। नील्स बोर का क्वांटम जो मॉडल है ये श्रोडिंगर का नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, श्रोडिंगर का नहीं है, ये प्लांक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरीन अणुओं के बीच
कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? दोस्तों क्लोरीन के अणुओं के बीच जो बंधन बनता है वो होता है आपका एकल बंध, एकल सहसंयोजन बंध। आप याद रखिएगा क्लोरीन 17 नंबर पे होती है आवर्त सारणी में, 17 नंबर पे होती है क्लोरीन, हैलोजन में आती है, याद रखिएगा। अभी आपको एक दिखाऊंगा आवर्त सारणी, इसमें लिखा गया आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है? दोस्तों क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है वर्ग 2 के जो तत्व हैं इनको। एक बार दोबारा देख लेते हैं जो आपकी आवर्त सारणी है इसको। दोस्तों ये है पीरियोडिक टेबल, और आप देखें एल्कलाइन बेस मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो एल्कलाइन बेस मेटल ये पीले वाले होंगे, मतलब ये वाले जो तत्व हैं आपके, ये समूह 2 के जो तत्व हैं इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? बेरिलियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो ये हैं आपके क्षारीय मृदा तत्व, याद रखिएगा। और क्षारीय धातु कौन से हैं? आपके ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, क्षारीय मृदा धातु सेकंड में और क्षारीय धातु फर्स्ट में। दोबारा देख लें, क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 में और क्षारीय धातु ग्रुप 1 में होती हैं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? समूह 2 में होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। सही जवाब है वर्ग 2। अगला क्वेश्चन, लूनार कास्टिक निम्नलिखित से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक किसका नाम है? तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक कहा जाता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? दोस्तों मानव, पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ, इन सब का हृदय क्या होता है आपका? 4 चैम्बर से बना होता है। ठीक है दोस्तों, मानव का हृदय इस तरह से होता है आपका 4 चैम्बर, ऊपर वाले भाग आलिंद होते हैं और नीचे वाले भाग निलय होते हैं। मानव के जो हृदय में रक्त आएगा वो इसमें आएगा सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा आपका? ये है आपका राइट, ये है आपका दायां आलिंद, और दाएं आलिंद से होते हुए यहाँ एक बाल्ब लगा होता है, बाएं आलिंद नीले से गुजरते हुए चला जाएगा फेफड़ों में, और फेफड़ों से ये वापसी होके आएगा आपका ये यहाँ पर इस तरह से। तो फेफड़ों से आएगा ये आपका लेफ्ट आलिंद में, और लेफ्ट आलिंद से ये बाएं निलय से होता हुआ ये हमारे शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। तो मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों के हृदय में भी 4 चैम्बर, और मगरमच्छ के या घड़ियाल के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों कॉकरोच का हृदय 13 चैम्बर का बना होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी सरीसृप होते हैं इनका हृदय 3 चैम्बर से बना होता है, और जो मछली है मछलियों का हृदय 2 चैम्बर से बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 26वां क्वेश्चन में बताना है। जैसे आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, मतलब पेट, बिल्कुल सही है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत का एक भाग होता है कोलोन, कोलोन नामक भाग में जल का अवशोषण होता है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जल पीने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, जल पीने से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, बिल्कुल सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, दोस्तों ये मिश्रित नहीं होती है, सिंपल ये ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय होती है, तो यही आपका गलत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन डी। 26 का सही जवाब है ऑप्शन डी। यकृत जो है ये यूरिया को निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करने वाली ग्रंथि है यकृत। और यकृत में जो हमारे एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, रिजर्व एनर्जी होता है ग्लाइकोजन। अगले क्वेश्चन की ओर, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है? तो ऑक्सीजनित रक्त किस में प्रवाहित होता है? 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाशिराओं में। और ऑक्सीजनित जो रक्त है ये कैसा होता है? ये लाल होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग होती है वो हीमोग्लोबिन की होती है, और हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन धातु होती है इसमें, और ये हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। तो ऑक्सीजनित ब्लड जो होता है वो कैसा होता है आपका? वो होता है आपका लाल रंग का। इसने पूछा कि ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ बहता है? तो महाशिराओं में। ध्यान रखना ऑक्सीजन रहित है ये, महाशिराओं में बहता है। 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोस्तों रक्त की बात हो रही है तो हमारे रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वो कितना होता है? दोस्तों रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55%, बाकी जो कणिकाएं हैं या सेल्स हैं वो होती हैं 45%, याद रखना। और रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, और हमारे वजन का 7% भाग रक्त का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन पौधों के बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है?
तो कौन सा ऐसा है जो पौधों के बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं से ही बाष्पोत्सर्जन होता है और उन छिद्रों को कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहा जाता है। 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अच्छा, जाइलम क्या है? जाइलम एक संवहनीय ऊतक है। जाइलम एक संवहनीय ऊतक है और ये जो काम करता है वो एक ही दिशा में काम करता है, हमेशा ऊपर की ओर, और इसका काम है पौधों की जड़ों से जल का अवशोषण और खनिज तत्वों का अवशोषण करके अन्य भागों तक पहुंचाना। सही जवाब होगा स्टोमेटा। अगले क्वेश्चन की ओर, कौन सा जीव परागणकारी है? दोस्तों, परागणकारी जीव कौन सा है? चमगादड़ भी होती हैं, मधुमक्खी भी होती हैं, पक्षी भी होते हैं और इनमें से सभी। तो परागणकारी जीव है आपके इनमें से सभी। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर याद रखिएगा। चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी है, ये भी आप याद रखें। चमगादड़ स्तनधारी होता है। चलिए अगले बिंदु की ओर, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? दोस्तों, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर की आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर मुंबईया पद्य शैली का जनक है, याद रखिएगा। भारत में चारवाक शैली विकसित की थी बाबर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैत अद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो द्वैत अद्वैतवाद जो संबंधित है वो है निम्बक आचार्य से। निम्बक आचार्य ने स्टार्ट किया था द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, इसमें है रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत है इन्हें अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित कौन था? तो कृषि विभाग से संबंधित कौन था? 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था सल्तनत काल में। दोस्तों, सल्तनत काल की समय सीमा क्या है? 1206 से 1526 ईस्वी सल्तनत काल की समय सीमा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय जैन संगति हुई थी बल्लभी में। द्वितीय जैन संगति बल्लभी में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 34, प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों, अलबरूनी जो भारत आया वो आया था महमूद गजनबी के साथ। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अलबरूनी ने लिखी है। अरबी भाषा का लेखक है अलबरूनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 35, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इसका सही जवाब होगा पंचविश। पंचविश सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों, सामवेद जो है ये भारतीय कला और संगीत का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत एवं कला का जनक कौन है? सामवेद। सामवेद को करने वाला पंडित उद्गात्री कहलाता है, याद रखिएगा। सामवेद का पंडित उद्गात्री होता है। संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये कौन सा था? मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, ये जो अधिवेशन गांव में हुआ ये फैजपुर में हुआ था। फैजपुर गांव ये महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखिएगा। फैजपुर गांव 1900 चलो आप इसकी सन बताइएगा कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन गांव में हुआ था इसकी कौन सी सन थी? फैजपुर में हुआ था, इतना याद है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। सॉरी, इंडिया गजट लिख दिया, बंगाल गजट है। बंगाल गजट ये आप याद रखिएगा। किसने स्टार्ट किया था इसे? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया गया था सन 1780 में। तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बंगाल गजट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने स्टार्ट किया था और ये कब हुआ था? 1826 में। 1826 में भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, जो समाचार पत्र होते हैं या मीडिया होती है ना, इसको चौथी सत्ता भी कहा जाता है। समाचार पत्र या जो मीडिया है इसको चौथी सत्ता भी कहा गया है, लोकतंत्र का चौथा आधार। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवाओं का जनक कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है। लॉर्ड कर्जन इसने बंगाल विभाजन करवाया था। लॉर्ड वेलेजली इसने सहायक संधि स्टार्ट की थी सन 1798 में, सहायक संधि को शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन संख्या 39। तो क्वेश्चन संख्या 39 को देखें। पहला है आपका विश्व भारती। विश्व भारती जो शुरू किया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया है। अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर। बेद समाज की स्थापना किसने की? तो बेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन। देव समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। दोबारा देख लेते हैं। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर, देव समाज केशव चंद्र सेन और बेद समाज केशव चंद्र सेन और देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका सही जवाब क्या बन रहा है? पहला वाला तीसरे से मेल खा रहा है। दूसरा अभिनव भारत समाज 1 से मेल खा रहा है। 3 1 वेद समाज मतलब ये सी 4 से मेल खा रहा है। देव समाज 2 से मेल खा रहा है। 31 42 तो यहाँ देखें 31 42 आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका 31 42, ये आपका सही है आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा विश्व भारती की स्थापना कहाँ पर की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है। संविधान के स्रोत हैं। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, बिल्कुल सही है। राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल ये भी सही है आपका, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक कर्तव्य नहीं लिए गए अमेरिका से। कर्तव्य की जो विचारधारा आई वो सोवियत संघ से आई थी, मतलब रूस कह सकते हो आप, तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो संविधान है इसका अधिकांश हिस्सा 1935 के अधिनियम द्वारा लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। अच्छा, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, धन विधेयक का जो पारित करने की प्रक्रिया है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 109 में, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा, एक मनी बिल की परिभाषा अनुच्छेद 110 में लिखी गई है। अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग की स्थापना के बारे में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे ही आम भाषा में कहा जाता है बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 109 संबंधित है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 109, ऑप्शन ए। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है। दोस्तों, जो शब्दावली संविधान में मूलतः वह है भारत राज्यों का संघ होगा। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा, राज्यों का संघ। और संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया क्वेश्चन संख्या 43, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 43 का सही जवाब क्या होगा? धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार है, मतलब समता का अधिकार है। धर्म के लिए जो है वो समता का अधिकार दिया गया है। 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में लिखा गया है। 25 से 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। राष्ट्रपति के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो चुनाव आयोग द्वारा उसके चुनाव करवाए जाते हैं और इसमें जो संसद के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीपी गिरी थे, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो 45 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, PVN राव समिति, PV नरसिम्हा राव समिति। दोस्तों भारत में जो LPG रिफॉर्म है ये उससे संबंधित है, याद रखिएगा। बाकी GBK समिति, LM सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है। तो PVN राव समिति ये LPG रिफॉर्म से संबंधित है, उदारीकरण की नीति संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 46, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? दोस्तों 46 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCR का दर्जा दिया गया और ये संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। ठीक है दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये 1989 प्रभावी हुआ है। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करने के लिए जो संविधान संशोधन हुआ वो था 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों हम संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और भाग 20 में इसका वर्णन है। ये जो प्रावधान हमने लिए वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, बोहरा समिति का संबंध किससे है? दोस्तों बोहरा समिति जो भारत में बनी, ये क्यों बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बोहरा समिति। अगले क्वेश्चन की ओर, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक ही राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी लूनी नदी। लूनी नदी या अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है और लूनी नदी थार के मरुस्थल से भी बहती है। थार मरुस्थल से बहने वाली नदी है लूनी नदी। राजस्थान का अजमेर शहर लूनी नदी के तट पर है और लूनी नदी कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। कच्छ का रण में जाके खत्म हो जाती है लूनी नदी। भारत में मरुस्थलीय नदी के नाम से फेमस है लूनी नदी। गंगा नदी कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग से गंगा बनती है और गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन से हैं? दोस्तों दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना में खेला गया था, इसको किसने जीता था? सही जवाब होगा आपका उरुग्वे। 1930 उरुग्वे की टीम दुनिया की पहली टीम थी जिसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल मैच की जो खेलने की अवधि है वो है आपकी 90 मिनट और इसमें 90 मिनट के जो 90 मिनट हैं इसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में। याद रखिएगा। अभी फीफा स्टार्ट हो चुका है कतर में और देखना होगा इस बार कौन सी टीम जीतती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख। ज्यूरिख जो शहर है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है फीफा का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो यवनों का जो भारत पर आक्रमण था उसके बारे में लिखा गया है कौन से ग्रंथ में? इसका सही जवाब होगा आपका गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में लिखा गया। दोस्तों अष्टाध्यायी दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण और ये लिखी किसने थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी है और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखिएगा आप। मेरे मॉक टेस्ट बहुत कुछ उत्कृष्ट नॉलेज मैंने इसमें दी है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।